गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये एलबीएस में अभी तक कोई सेटल डाउन नहीं हुआ है, क्या हो गया ये? हाँ, कानौर में भी सभी बच्चे आ गए हैं यार। आप लोग 10-10 तक सब लोग बैठ जाइए। पिछले 5 मिनट से मैं आप लोग का सेटल डाउन नहीं देख रहा हूँ। फटाफट बैठिए आप लोग। हाँ जी, कानौर वालों, जय श्री कृष्णा। आपको आज आप लोग आवाज नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया? सर राधे राधे। आज बदल लिया आप लोगों ने? राधे राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलिए, अच्छा ही रहना चाहिए। देखिए, कल जो हमने जहाँ पे अपना केस रेस्ट किया था, आज वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? हम ये दोनों चीज साथ में पढ़ रहे हैं, जस्ट आप लोग को रिमाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और कल हम लोग परफेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था क्योंकि मैंने आपको कल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थ्योरी बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि जब भी आप अपना रूल लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और आपका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है? जब भी ऐसा होगा तो फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे आगे तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कभी भी, जैसे रूल अगर ऐसे बन गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो ये फुल स्टॉप नहीं आएगा। क्यों? ये प्रश्नवाचक बन जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क अंत में आ जाएगा, ठीक है? जैसे राम हैज गॉन टू लंदन। राम हैज गॉन टू लंदन। इसमें हमने ये ऊपर वाली थ्योरी देखी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा मेन वर्ब है और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो यहां पे हमने अंत में क्या लगाया? फुल स्टॉप। लेकिन अगर ये इधर आ जाता तो ये सेंटेंस क्या बनता? हैज राम गॉन टू लंदन। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड थ्योरी पे बेस्ड है। हमने हैज पहले लिखा, सब्जेक्ट बाद में लिखा, गॉन और तब ऑब्जेक्ट। तो हमने अंत में क्या किया? इसे इंटेरोगेटिव बनाया, प्रश्नवाचक बनाया, ठीक है? अभी क्या है, मैंने आपसे कल सवाल पूछा था कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा मुझसे कि अगर मान लीजिए मेन वर्ब होगा ही नहीं तो हेल्पिंग का तो मतलब होता है सपोर्ट करना, तो फिर वहां पे मेन वर्ब क्या होगा? सवाल ये है। किसी को कोई आइडिया? बताइए क्या होगा फिर? हाँ, अरे कुछ भी बताइए, कुछ तो बताओगे। इतनी देर से पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कुछ पढ़ लिया हमने। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया फॉर्म्स में। हाँ कानोर, बताइए अगर मेन वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं रहे। चित्तौड़गढ़ में कोई? एलबीएस? देखिए, जब आपका मेन वर्ब नहीं रहेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वही मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, ही इज अ गुड बॉय।
अब इस सेंटेंस में गौर से देखिए, आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषता बताता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये इसमें आता है, और मेन वर्ब हमारा है नहीं, तो यही हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। समझ में आया आप सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है। हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट का रूल देखा था, ठीक है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। गौर से देखिए, इसमें परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, और किस काल में है? प्रेजेंट में है। तो ये हमें क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें बताता क्या है? किसी को कोई कुछ पता है इस बारे में? हाँ, परफेक्ट क्या बता रहा था कल? सब पढ़ के आए हो तुम लोग? आप लोगों ने पढ़ाई की है कल? छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, क्या हो गया आज? कोई बता क्यों नहीं रहा है? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? माइक नहीं है क्या उधर? एलबीएस में माइक किसके पास है? हेलो सर। बोलो। सर विकास। नहीं, अभी भी आवाज आ नहीं रही है, जब तक आएगी नहीं तब तक बोलो। सर विकास। हाँ, नहीं वो तो हुआ नहीं है अभी, लेकिन होगा। मुझे ये बताओ कि कल पढ़ के आए तुम लोग? ये माइक मिला क्यों है तुम लोग को ऐसे ही बंद करके रखने को? सर वो क्या कॉलेज की तैयारी चल रही है सर, प्रैक्टिकल एग्जाम है ना सर 25 को, तो उसकी अच्छा तैयारी। अच्छा, पेपर है आप लोग के? जी सर 25 को है। ओ, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से दीजिए। थैंक यू ठीक सर। है। वही, मुझे पता नहीं था आप लोग का पेपर है। कानौर में आप लोग का भी पेपर है क्या? क्या हो गया, मौन व्रत पे क्यों चले गए तुम लोग? बोलो। जी सर। आप लोग का भी पेपर है 25 जी को? सर। जी सर तो आप सब 21 को तैयारी है। कर रहे थे? चित्तौड़गढ़ में भी सबका पेपर है? 22 को है सर, 22 को पेपर। अच्छा, 22 को ही है पेपर। क्या अभी कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट। मुझे इस बात का पता नहीं था, इल्म नहीं था मुझे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा कीजिए अपने कॉलेज के पेपर्स में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग प्राची। आज जल्दी कैसे आ गई? गुड मॉर्निंग सर। हम्म, या तो मैं आपसे जल्दी आ गया? यस सर। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको करने से पहले प्लीज हंसना नहीं, जब समझा रहा हूं बाद में हंस लेना आराम से, पहले यहां ध्यान दे दो वरना समझ नहीं आएगा। हम ना इसका यूज करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। जब आप काल पढ़ते हैं ना, तो दो चीजों का प्रयोग होता है पूरे काल में। सबसे पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम। समय में, पूरे समय काल में किसी वक्त पे, किसी एक वक्त पे, ये होता है इसका मतलब। और टाइम एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है किसी एक वक्त में कार्य शुरुआत हुआ, कोई भी कार्य की शुरुआत हुई और वो अब तक चल रहा है, उसे हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन होता है कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन, यानी कि वर्ब, कोई भी एक्शन, क्रिया एक वक्त में पीछे शुरू हुई और वो अब तक चली आ रही है, ठीक है। उसका प्रयोग हम इस जगह पे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसका प्रयोग हम करेंगे पास्ट टेंस में। तो अभी हमने पास्ट शुरू नहीं किया है, अभी करने वाले हैं इसके बाद, इसीलिए मैंने इन दोनों चीजों को आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो पहले हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ये मैं लिखवाऊंगा अभी अलग से, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई कार्य एक वक्त में पीछे शुरू हुआ है और वो अब तक चलता आ रहा है, ठीक है।
इसका ये सेंस होता है। सबसे पहले हम उसी तरह सब्जेक्ट, अब चूंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा, सिंगुलर के साथ हैज पढ़ा, प्लूरल के साथ हैव पढ़ा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हम ले चुके हैं, इससे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये पहले आता है, इससे मेन वर्ब। तो कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब ये जगह छूटी, अब आप ध्यान दो, अगर सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। मैंने आपको अभी बताया टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, तो इससे कहीं भी ये बोध नहीं हो रहा अभी इस रूल से कि कोई काम या कोई कार्य पहले शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा है। इस सेंटेंस में, ये रूल में अभी तक ये लग रहा है कि काम अभी शुरू हुआ और अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम एक शब्द जोड़ देते हैं, बीन, BEEN। यही बीन आपको ये बताएगा कि एक वक्त में पहले शुरू हुआ कोई कार्य और वो अब तक चला आ रहा है। एग्जाम्पल, विकास, हमने सब्जेक्ट ले लिया, चूंकि सिंगुलर लिया तो अब ये रूल अप्लाई करेंगे, तो हैज बीन। अब हमने कल जिस शब्द को छोड़ा था उसी शब्द से शुरुआत करेंगे, स्टडी। अब आप सबको पता है स्टडी का स्पेलिंग ING लगा देंगे, ये रूल है। अब यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। विकास हैज बीन स्टडिंग, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। इतना हमारा सेंटेंस सही है, फुल स्टॉप। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन का मतलब है कोई चीज शुरू हुई पास्ट में और अब तक चली आ रही है। तो पास्ट में शुरू होके अब तक चली आ रही है के बीच में समय काल हुआ होगा, कुछ तो समय होगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 2 दिन, लगातार आ रहा है, कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब है बीच में कहीं भी आपका पढ़ना टूटा नहीं है। तो विकास हैज बीन स्टडिंग अंग्रेजी या इंग्लिश, दो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस, फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और सिंस जो है वो आपको स्पेसिफिक के लिए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर हम तब यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन से टाइम पे, जैसे फॉर 2 घंटा, 2 आवर्स, फॉर 3 डेज। अब ये तो पता लग रहा है 2 घंटा, ये नहीं पता लग रहा कौन सा 2 घंटा, कि 2 बजे से 4 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक। तो हमें जब सिर्फ ये ड्यूरेशन पता हो, 2 घंटा, 3 दिन, 6 दिन, 1 साल, कौन सा साल ये नहीं पता हो, तो उसे हम फॉर के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब हमें ये पता हो कौन सा साल, कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो ये 1947 हमारे को स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पॉइंट देता है, तो हम इसके साथ प्रयोग करेंगे सिंस का। या अगर मैं आपसे कहूं मंडे को पढ़ाई होगी, तो मंडे एक स्पेसिफिक डे है, तो यहाँ पे मंडे से पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अगर मैं कहता हूं विकास का जन्मदिन 15 मार्च को आता है, तो मैं ये कहूंगा 15 मार्च से वो अपना जन्मदिन, हर साल 15 मार्च को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, तो वो 15 मार्च जो है उसके साथ सिंस लगेगा। अभी समझ में आया ये चीज? कोई Yes, ऐसा sir. जिसको नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि आगे बनेगा नहीं इससे कुछ, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप प्लीज पूछ लीजिए मुझसे जो भी पूछना है, अभी तक जितना बताया, तभी मैं इसके आगे जोड़ूंगा। कोई भी तीनों सेंटर में किसी एक को भी तकलीफ है तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा। समझ में आ गया? नहीं Yes, सर, sir. क्या समझ में नहीं आया इस पॉइंट में, बताइए कौन सी वाली बात समझ नहीं आई? ये रूल समझ में आ गया था, जी सर। और ये टाइम एक्सप्रेशन समझ में आ गया था? सर फॉर सिंस का प्रयोग। हाँ, मतलब सिर्फ फॉर और सिंस का प्रयोग रहता है ना, आप तो बाकी सर। सब समझ में आ गया? जी सर। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, ये वाला पोर्शन अभी वो यूज करके ही देख लेते हैं। अभी देखिए मैंने क्या लिखा, विकास हैज बीन स्टडिंग, विकास पढ़ता जा रहा है, कब से पढ़ रहा है, इंग्लिश। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर
फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? विकास पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ता जा रहा है, पिछले 2 घंटे से। तो मतलब टाइम एक्सप्रेशन प्रूव हो गया कि पिछले, कभी पीछे एक वक्त पे शुरुआत हुई और पढ़ता जा रहा है और अब तक चल रहा है। अब इसमें कितना समय लगा? 2 घंटा। अब ये 2 घंटे में क्या आपको पता लग रहा है कि कौन से 2 घंटे हैं? 2 से 4, 4 से 6? कोई स्पेसिफिक टाइम पता चल रहा है? नहीं। नहीं। जब भी आपको ये पता हो कि 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, ड्यूरेशन, उसे कहते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन आपको ये ना पता हो कि वो कौन से हैं, ठीक है, कौन सा 2 घंटा है, वो टाइम स्पेसिफिक, तो हम लोग उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग। लेकिन अगर मुझे ये पता होता, मैंने इसी सेंटेंस में ये लिखा होता, इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अब मुझे पता लग रहा है कितने बजे से पढ़ रहा है, एग्जैक्ट टाइम पता है कि 2 बजे से। तो जब भी एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे पता हो, तो हमने क्या लगा दिया यहां पे? सिंस लगा दिया। अभी समझ में आया? जी सर। सर हाँ, ये फॉर और सिंस आप आगे जाके पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। ये फॉर और सिंस जो होते हैं ना, ये बेटा प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम होता है हमारे वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ पूरे सेंटेंस का, बाकी वाक्य का रिलेशन बताता है। अभी लिखना नहीं है, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा। रिलेशन लिखवाता, रिलेशन दिखाता है। ये यही काम है प्रीपोजिशन का। तो अभी जो है विकास का पढ़ाई के साथ कितने समय का रिलेशन है, वो हमें ये सिंस बता रहा है। किस समय से रिलेशन है? तो 2 बजे से है, ठीक है। तो जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो और विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। अभी इस रूल में किसी को कोई दिक्कत? ना सर। ठीक है। अब 2 बात और जान लो यहीं से, ये चाहे प्रेजेंट का रहे या पास्ट का रहे या फ्यूचर का रहे, ठीक है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही रूल अप्लाई होगा। ये वाला रूल नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब तो बदलेगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा दोनों में, जब पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में। लेकिन जो मूल रूप से हम उसमें लगा रहे हैं समझने के लिए, टाइम एक्सप्रेशन, ये तीनों में ही लगेगा। तीनों का अर्थ यही होगा कि किसी वक्त पे, जब पास्ट में हो चुका है कार्य, तो किसी वक्त पे वो शुरू हुआ था और किसी वक्त तक वो चलता जा रहा था, वो होगा पास्ट में। फ्यूचर में होगा कि किसी वक्त में वो शुरू होगा और किसी वक्त तक वो चलता रहेगा, ठीक है। यही मूल चीज को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अभी समझ में आया? लेकिन ये सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसको लिख लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इसका। हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो अब हम लोग, नहीं लिखना है। अभी भी लिखना है, फटाफट लिखो, जल्दी करो। ऊपर का तो मिटा दो ना। लिख लीजिए फटाफट।
नाउ सी, हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्लूरल, वी हैव बीन, we have been playing together. We have been playing together for quite a long time. Now quite a long time भी आपको ड्यूरेशन ही दिखा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं दिखा रहा. ठीक है, सो हम एक्सप्रेशंस का भी यूज करते हैं, और लेकिन उसके आगे क्या लग गया, क्योंकि वो ड्यूरेशन दिखा रहा है, हमने फॉर का प्रयोग किया. सो वी हैव यूज्ड फॉर विथ इट, राइट. किसी को कोई तकलीफ इसमें? उसी तरह जब हम इसको सिंस में चेंज करेंगे, सो पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर, और ये मिटाकर आप लिख लीजिएगा सिंस एजेस. अभी ध्यान देना इधर, सिंस एजेस. नाउ व्हाट डज एज रेफर हियर? यहां पे एज क्या बता रहा है? किसी का उम्र नहीं बता रहा है. ठीक है, और पूछ भी नहीं रहा हूं मैं कि तुम लोग शर्मा जाओ कि नहीं हमसे उम्र क्यों पूछ रहे हैं. मतलब वी हैव बीन प्लेइंग, हम साथ में खेल रहे थे, खेलते जा रहे हैं, सॉरी. सिंस एजेस, एजेस यहां पे आपको एक स्पेसिफिक एरा बताता है, स्पेसिफिक एरा का सिंबल देता है. ठीक है, तो हम अपने सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. करेक्ट. अब आपने प्रेजेंट के चारों रूल पढ़ लिए हैं. प्रेजेंट, चूंकि आप लोगों ने रिवीजन किया नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछ नहीं सकता कि पीछे क्या डाउट है, नहीं, वो आप लोग एग्जाम के बाद एक बार क्लियर कीजिएगा. आई होप कि एग्जाम्स हैं, यू पीपल आर अपियरिंग फॉर एग्जाम्स. ठीक है, गोइंग टू फ्रॉम 22nd. चलो कोई बात नहीं है, आई विल वेट. सी नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक पास्ट. अगर आप सबने ये लिखा नहीं है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. मैंने और एग्जाम्पल लिखा है प्लूरल में, एक फॉर से और स्लैश करके सिंस से. इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, प्लीज नोट इट. सर जी सही दिखाई नहीं दे रहा है. मैं बोल दूं? जी सर. मेरे हटने से दिखेगा या मैं बोल दूं? आप बोल दो. चल लिखिए, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर, वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ये क्वाइट नहीं है, क्वाइट की स्पेलिंग QUIET होती है. क्वाइट मतलब चुप रहना, तो उसे क्वाइट नहीं बोलते, क्वाइट बोलते हैं. ठीक है. हेलो सर, हाँ जी. एजेस की स्पेलिंग? अरे एज, AGE, और साथ में मेरे नाम का S लगा दीजिए. ओके. ठीक है ना, तो हो गया एजेस. लिख लिया. अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो टेंस आपने लिखा. लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आप सबको डेफिनेशंस लिखाई हैं सभी की. हाँ, नहीं लिखाई हैं? लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जब आपने ये थ्योरी लिख लिया है, ये रूल बना लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, तो अब आप उसका प्लीज वो लिख लीजिए. पहले इंग्लिश में लिखिए, मैं इंग्लिश में लिख भी दे रहा हूं. ठीक है. इट डिनोट्स एन एक्शन, इट डिनोट्स an action which started, it denotes an action which started in the past.
in the past and is continuing in the present, in the present, in the present, full stop. It denotes an action which started in the past. आप सब नोट डाउन कीजिए जितने भी हैं, all of them, जितने भी हैं, all of you, please note it down. It denotes an action which started in the past and is continuing in the present. इसका second point है, it implies. मैं इस शब्द का मतलब बहुत इत्मीनान से आपको समझाऊंगा, पूरे टेंस में इसका प्रयोग है. It implies the duration, it implies the duration of an action. It implies the duration of an action. ये इसका सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट लिखें. It represents, it represents, REPRESENTS, it represents. और अभी जो मैंने आपको समझाया है, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, full stop. It denotes an action which started in the past and is continuing in the present. पहला point. दूसरा, it implies the duration of an action. IMPLIES, implies the duration of an action. तीसरा, it represents time expression. TIME, time, EXPRESSION, time expression. ठीक है. लिख लिया सबने? फटाफट लिखिए, हिंदी में लिखना है फिर. सर लिख लिया. लिखिए लिख हिंदी लिया में. सर. हाँ सर. लिखिए, जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर, जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में जारी हो, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है. पूर्ण विराम. होता है. होता है. पूर्ण विराम के बाद ये टाइम एक्सप्रेशन को, ये टाइम एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है. INDICATE, इंडिकेट करता है. पूर्ण विराम. अब उसके बाद यू पीपल विल राइट, स्टार मार्क करेंगे और लिखेंगे उसके नीचे फॉर, और फॉर लिख के कोलन डाल के लिखिए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और ब्रैकेट में लिखिए ड्यूरेशन. अभी समझाया ना क्या काम करता है. देन यू विल राइट सिंस. सिंस के साथ क्या लिखेंगे आप? पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, पॉइंट ऑफ टाइम. ये दोनों चीज लिखिए.
सर ये नीचे क्या लिख रखा, फोर के नीचे सीव के क्या? सिंस, SINCE, अभी समझाया था ना, सिंस, फॉर और सिंस, तो उसका सिंस है। सिंस के आगे कोलन लगाइए, लिखिए पर्टिकुलर, PARTICULAR स्लैश स्पेसिफिक। जब किसी एक की बात करेंगे जिसे हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर में हम जनरली क्या करते हैं, 2 साल। आपने कहा 2 साल मैंने पढ़ाई की, अब मुझे तो नहीं पता कौन से 2 साल पढ़ाई की, तो जब आपने कहा 2 साल पढ़ाई की तो फॉर का प्रयोग किया हमने। आपने मुझसे कहा 2014 से 2016 तक पढ़ाई की, अब मुझे पता लग रहा है कि आपने कौन से 2 साल पढ़ाई की, तो जब आपने इस तरह का कुछ लिखा तो आपने सिंस का प्रयोग किया। अभी सबको समझ में आ गया फॉर और सिंस? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, लिखा भी नहीं, हमें दिखा भी नहीं है, दिख नहीं रहा है। यार क्या दिक्कत है आपके नेट में, आप लोग वहां बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मेरी क्लास से पहले आप लोग का हमेशा नेट कैसे खराब होता है, बीच में ब्रेक होता है, आप लोग 10 बजे आते हैं, आप लोग क्यों नहीं अपने उनसे बात कर रहे हैं? सर कर क्या लिया आपको उनसे सही से नहीं दिख रहा? आप लोग वहां कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए और उसको ठीक कीजिए। मैं लिख दे रहा हूं दोबारा, और आप कम से कम नहीं दिख रहा है तो बोलिए, मैं बोल भी तो रहा हूं। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, बोल भी रहा हूं, ध्यान से सुनो और लिखो। सर आप थोड़े बड़े बड़े लिखो, छोटे छोटे लिखो, ये दिखाई दे रहे पहले ही। अभी लिखो, अभी लिखने, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, अभी समय नहीं है, ये तुम लोगों ने और खराब किया है, ये बात पहले बोलना था तब से जब मैं लिख रहा था। लिखो फॉर, फॉर कोलन डालो और लिखो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर, या स्पेसिफिक, SPECIFIC, इससे बड़ा नहीं लिख पाऊंगा मैं। और फटाफट लिखो। अभी हो गया, लिख लिया? अभी देखो, अब जो पढ़ने वाले हम, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है टाइम एक्सप्रेशन। तो पहले आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम लिख लीजिए, ये कंप्लीट करने के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, कोलन डालिए, कोलन का मतलब होता है 2 डॉट, राइट इट डाउन। इट डिनोट्स, लिखिए इट डिनोट्स, ये मैं मिटा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ टाइम लिखवा रहा हूं मैं, ये वाला। इट डिनोट्स द टाइम, it denotes the time when action takes place. It denotes the time when action takes place. लिख लिया? आप हिंदी में लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम हमें यह बताता है कि क्रिया का क्या समय था या है, या इसको सिंपल शब्दों में पहले लिख लीजिए,
वो हमें यह बताता है कि क्रिया का क्या समय था। क्रिया का क्या समय था। अब टाइम एक्सप्रेशन देखिए क्या बताता है। अब इसकी बात कर रहे हैं, टाइम एक्सप्रेशन यहीं पे लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। इट डिनोट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। It denotes the duration of an action. ये इसका पहला पॉइंट है इस वाले का, A. It denotes 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 the duration 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 of an action. इसका दूसरा पॉइंट है action here is not yet, action here is not yet complete. सॉरी ईडी लगा दीजिए, completed ब्रैकेट में करके डी लगा दीजिए, दोनों रेफरेंस देना चाहिए। एक्शन हियर HERE is not yet completed. हिंदी में लिख लीजिए, टाइम एक्सप्रेशन हमें किसी कार्य टाइम एक्सप्रेशन हमें किसी कार्य की अवधि का बोध कराता है। किसी कार्य की अवधि का बोध कराता है। इसका पहला भाग है जो मैंने ये लिखवाया, इट डिनोट्स। अब दूसरा भाग लिखिए, टाइम एक्सप्रेशन में जब भी किसी वाक्य को लिखेंगे तो वहां कार्य पूरा न होने का बोध आएगा। कार्य पूरा न होने का बोध आएगा। अभी किसी सेंटर में पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि बिना इसके आप नहीं समझ पाएंगे आगे का काम, मैं पहले ही बता दूं, इसीलिए मैंने बीच में करा दिया इसको। अंग्रेजी स्टेप्स में पढ़ी जाती है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है? सबको समझ आ गया? इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये जो परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी मेरी मिस्टेक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम ये 3 जगह में इस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम का हम प्रयोग पास्ट में करते हैं, बाकी पास्ट में, ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम करते रहेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रेजेंट में वर्तमान काल आराम से समझ में आ गया सभी को? जी सर। ठीक है,
अब हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, भूतकाल, ठीक है, पास्ट टेंस। अब जिस तरह हमने इसके 4 पोर्शन किए, सबसे पहले हमने किया था सिंपल प्रेजेंट, तो अब हम करेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट को हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नाम से जानते थे, उस तरह सिंपल पास्ट को भी आप इंडेफिनाइट के नाम से जानते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। अब इसका रूल क्या है? रूल बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, बाद में मत करना नहीं दिखा। सब्जेक्ट, और जिस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट में, अगर आप पीछे अपने पन्ने पलट कर देखें, तो जब हम प्रेजेंट में लिख रहे थे सिंपल का रूल, तो हमने देखा कि हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। क्योंकि अब आप लोग वाकिफ हैं अपने हेल्पिंग और मेन वर्ब से, मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं और मेन वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये बता रहा हूं तो आसान रहेगा आपकी समझने में। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब्स, वी बेसिकली यूज मेन वर्ब डायरेक्टली। अब कौन सा फॉर्म, तो आपको मैंने 3 फॉर्म्स भी बताए हुए हैं, और साथ में जो आईएनजी वाईएनजी लगता है वो सब। तो यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, वी विल यूज वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका ये रूल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ऊपर वाला एग्जांपल हमेशा सिंगुलर के लिए लेते हैं। तो अगर मैं ये एग्जांपल से ये दूं, यहां पे लिखूं कि प्राची, प्राची, अब कल मैंने आपको स्टडी का तीनों फॉर्म बताया था, तो स्टडी का सेकंड फॉर्म होता है बेटा, देखिए ध्यान से, स्टडीड, स्टडीड सेकंड फॉर्म होता है स्टडीड, वो लिखवाया हुआ है कल मैंने। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो मुझे ये सेकंड का प्रयोग करना होगा, तो मैंने लिखा प्राची स्टडीड, प्राची स्टडीड, ठीक है, फॉर हर एग्जाम, फुल स्टॉप। प्राची ने अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई की, पास्ट में, पढ़ाई की थी पास्ट में, इसका अर्थ क्या है, पास्ट में। पास्ट का अर्थ हमेशा ये होगा था, थी, थे। अब उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का प्रयोग होगा, लेकिन पास्ट में ही रहेगा, ठीक है, भूतकाल में ही रहेगा जो भी रहेगा। सो ये रहा हमारा सिंगुलर के साथ। अगर हमें यही प्राची हटाकर प्लूरल करना होता तो हम दे लिख देते, दे स्टडीड फॉर, और ये हर हटाकर देयर। अब आप सोचेंगे मैंने देयर क्यों किया, दे लिखा, तो वो सोचने के लिए, अगर आप सोचेंगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आप सबको प्रोनाउन का वो टेबल बनवाया था, अगर आपको याद हो तो। उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि कौन सा शब्द प्रोनाउन का ये होगा सब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट या पोजेसिव केस, वो आप जब पीछे पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना बताए गई है, प्रोनाउन का टेबल, ठीक है ना। बाकी कानून ने लेट ज्वाइन किया था, उनको भी लिखवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या किसी को इस रूल में कोई दिक्कत? एनीबडी, एनीवन? चित्तौड़गढ़ में एनीबडी? अगर नहीं तो प्लीज इसको लिख लें, नहीं है दिक्कत तो लिख लें, जो नहीं लिखने वाला चीज है वो मैं मिटा दे रहा हूं। सिर्फ सिंपल पास्ट इंडेफिनाइट उसका दूसरा नाम है, फिर रूल लिखिए, और प्लीज जब भी रूल लिखिए ना, वो ऊपर रूल लिख लीजिए, रूल लिख कर लिखिए, और तब आप एक एग्जाम्पल सिंगुलर से, एक एग्जाम्पल प्लूरल से। सबने लिख लिया?
यार तब तक एक काम कीजिए, नहीं मतलब जिन्होंने लिख लिया है, मुझे आप लोग का अटेंडेंस रजिस्टर में मिला नहीं है, तो मुझे नाम भी नहीं पता आप लोग के क्या क्या हैं, प्राची को छोड़कर। चित्तौड़गढ़ में आई फील कि यू पीपल हैव रिटन, कुड यू प्लीज जस्ट आई मीन लेट मी नो योर नेम्स प्लीज, अपार्ट फ्रॉम प्राची दैट आई नो। तो प्लीज पास ऑन द मैक, एक बार अपना नाम बता दीजिए सो दैट आई कैन राइट डाउन। जी बताइए। सर कमल। जस्ट ऐसे बेटा, हाँ कमल, थैंक यू। हाँ आगे। सर शाहिद। शाह शाहिद। शाहिद, शाहिद, ओके थैंक यू। आसिफ। आसिफ, जी थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। महेंद्र जिनगर। महेंद्र हो गया सबका नाम? महेंद्र जिनगर। महेंद्र, ओके महेंद्र एंड सर जी जी आशीष। आशीष, ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने नाम बता दिया। आई वाज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप एग्जांपल्स, वो मुझे रैंडम नेम्स देने होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता बाहर किसी का नाम ऐसे दे देना, तो कम से कम जो है वहां उन्हीं का नाम दे सकूं मैं। धीरे धीरे करके मैं आप सबके भी नाम नोट डाउन कर लूंगा। सो अगला नंबर अभी रूल के बाद कानौर का है, तो अपना नाम बता दीजिएगा सब लोग एक एक करके। सो क्या ये क्लियर है सबको तीनों सेंटर्स में? जी अगर सर। किसी को तकलीफ नहीं होगी तो फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है? चलिए प्लीज राइट डाउन द रूल। रूल लिखिए इसका, डेफिनेशन मतलब दिस रूल, दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस मैं लिख दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द पास्ट हैबिट, दिस टेंस is used for the past habit, 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 ठीक है? हिंदी में लिखिए, पहले लिख लीजिए इसमें, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द पास्ट हैबिट। अब हिंदी में लिखिए, भूतकाल में घटित, भूतकाल में घटित क्रिया, भूतकाल में घटित क्रिया को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया सबने? लिख लिया? अभी पेन रख दीजिए, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसलिए आराम से सुनिए। अमूमन हमारा एक वाक्य, नॉर्मली हमारा एक सेंटेंस जो होता है, वो नॉर्मली जब बहुत नॉर्मली लिखते हैं तो वो तीन तरह से लिखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, तीन तरह से लिखते हैं। सबसे पहला तरीका होता है अफर्मेटिव। अफर्म को हम जनरली मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव जिसमें नेगेटिव होने की कोई भावना ना हो, सीधा सीधा। जैसे एग्जाम्पल, राम, यार छोड़िए राम को, बहुत राम हो गया। कमल, कमल गोज टू स्कूल, कमल
goes to school. अब चूंकि हम पास्ट में पढ़ रहे हैं इसको, सिंपल पास्ट में, तो गो का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट. तो कमल स्कूल गया था. बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई वो नहीं है, किसी भी तरह का नेगेटिव भावना नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं, जिसे आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? कमल. अब क्या लगाना पड़ता है हमको? जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं नॉट का. पहला शब्द नॉट का प्रयोग करते हैं, दूसरा शब्द जो है आप जिसका प्रयोग करते हैं वो है नो, और तीसरा शब्द जो आप प्रयोग करते हैं वो होता है नेवर. इन तीनों शब्द से ना की भावना आती है. जब भी ना शब्द की भावना है तो दैट सेंटेंस, वो पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. तो जब मैं इस सेंटेंस को, इस वाक्य को चेंज करूंगा तो सब कुछ सेम रहना चाहिए. क्योंकि अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में, आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, ये मेरा जो सेंटेंस है, कमल वेंट टू द स्कूल. द लगा सकते हो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब ये जो है हमारा, ये मेरा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये है मेरा सब्जेक्ट और ये है मेरा ऑब्जेक्ट. तो मेरा सेंटेंस जो है किस रूल पे जा रहा है? सिंपल पास्ट के रूल पे जा रहा है. तो मेरा ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है. तो मैंने आपको बताया कि आप हर सब टेंस में, अपने हर टेंस में वाक्य को 3 तरीके से बना सकते हो. सबसे पहला तरीका है उसको पॉजिटिव, दूसरा तरीका है उसका नेगेटिव, और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक. हम बनाते और भी तरह से हैं, लेकिन वो केसेस में बनाते हैं. अभी हम 3 तरीके से बनाते हैं. इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. अब ध्यान दो, जब मैं इस पॉजिटिव सेंटेंस से इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलूंगा तो मुझे इनमें से किसी का प्रयोग तो करना पड़ेगा. नॉट, नो, नेवर, या कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, एनी वर्ड जो मुझे इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, लेकिन मेरा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा. ठीक है, यही होना चाहिए. यहां तक बात समझ में आई आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि जब आप अपने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे कभी भी, तो उसका टेंस नहीं बदलना चाहिए. और टेंस कब नहीं बदलेगा? जब उसका रूल नहीं बदलेगा. तो आपको ध्यान देना है कि आपका रूल नहीं बदलना चाहिए. लेकिन अगर फिर भी उसमें कोई बदलाव होता है, इफ एवर देयर इज अ चेंज, एवर, तो उसका मतलब है कि वहां पे एक्सेप्शन, अपवाद का प्रयोग किया गया है. यहां पे मैं उसी अपवाद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं. हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कमल नॉट वेंट टू स्कूल. कभी भी ये नहीं लिखेंगे. नॉट वेंट टू स्कूल. अगर हमने यहां डिड का प्रयोग किया तो, डिड वर्ब है, घबराने की जरूरत नहीं है. डू और डज, ये डज जो है, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, डज, DOES, डज. डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है. जैसे कमल डज नॉट नो, या कमल डज नो. ठीक है, नो, KNOW, जानता है वाला. प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं. दे डू नॉट नो या दे डू नो. कभी भी दे के साथ डज का प्रयोग मत कीजिएगा और कमल के साथ डू का प्रयोग मत कीजिएगा. बहुत सिंपली. अब ये जब वर्ब का, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब का सेकंड फॉर्म में ये हो जाता है क्या? डिड. और हमें यहां पे चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो हमने डिड का प्रयोग किया. ठीक है, कमल डिड नॉट, कमल डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव में बनाना है तो नॉट लगा दिया हमने उठाकर. लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बाद आप
वेंट का प्रयोग मत कीजिएगा। वो क्यों नहीं कीजिएगा? ये एक अपवाद है कि क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, भले ही इसका मीनिंग पास्ट का होगा, क्योंकि डिड लग गया। डिड लगने के साथ ही इसका मतलब है कि ये भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। क्या किसी को इस बात को समझने में कोई तकलीफ? बताइए, पूछिए। अगर नहीं आया तो फिर पूछो, लेकिन प्लीज गलत मत समझ के बैठ जाना। एनीबडी तीनों सेंटर में हम कभी भी डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, और उसका एक सिंपल सा रीजन है। इस अपवाद को भी मैंने डिकोड किया है। इसका सिंपल रीजन यह है क्योंकि डिड तो खुद ही एक सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो डज और डू था। तो जब एक वाक्य में आपने एक सेंटेंस में ऑलरेडी यूज कर लिया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बार बार कैसे करोगे? तो मेरे हिसाब से ये कोई अपवाद नहीं है, ये लॉजिक है। इसको जिसको अंग्रेजी में अपवाद की तरह, एक्सेप्शन की तरह प्रूव करते हैं, ये एक सिंपल लॉजिक है कि मेरा ये हेल्पिंग वर्ब भले ही है, लेकिन मैंने इसी को पास्ट में कर दिया, जो हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकते। ये तो हो सकता है तो हमने किया। तो ऑब्वियसली दो वर्ब दोनों ही पास्ट में कैसे लिख दोगे? ठीक है ना? इस वजह से इन्होंने यहां पे जब पॉजिटिव में लिखेंगे तो पॉजिटिव में तो डिड का प्रयोग तो होगा नहीं, या डिड गो भी लिखेंगे तो यही यूज करेंगे। एनीहाउ हम इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हमारा मूल वाक्य क्या था, क्या सेंटेंस था? कमल वेंट टू स्कूल, या वेंट टू द स्कूल, या वेंट टू अ स्कूल, वेंट टू एनी स्कूल, कुछ भी लिख देना वहां। बट जब इसका बदलाव करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम ये नहीं लिखेंगे कमल डिड नॉट वेंट, हम लिखेंगे कमल डिड नॉट गो, क्योंकि मैंने कहा डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है और वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सो ये सही नेगेटिव सेंटेंस है। कमल डिड नॉट गो टू स्कूल, कमल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, अभी समझ में आया? कोई डाउट? और अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कमल डिड गो टू स्कूल, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस में ही आ गया, नॉट तो लगा नहीं है। और मुझे चाहिए कि इंटेरोगेटिव बना दीजिए, इसको प्रश्नवाचक बनाइए। तो दिमाग लगाओ, मैंने अभी इससे पहले रूल बताया, जो आज आके मैंने फिर दोबारा रिवाइज भी कराया, कि कभी भी अपना हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना। तो जैसे ही डिड आगे आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? डिड कमल गो टू स्कूल। अब यहां आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले लगा है। तो डिड कमल गो टू स्कूल के आगे क्वेश्चन मार्क। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई तकलीफ? किसी भी एक भी जगह किसी को भी डरना नहीं है, पूछो, अभी पूछ लो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि अमूमन आधा भारत जहां मैं घूमा हूं, ये डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाता है। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी ये डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लिखित में ना भी लगाए, मौखिक में बोलते वक्त तो लगा देते हैं। आई डिड नॉट, मैंने कई लोगों को सुना है, अरे वहां छोड़ो, दिल्ली में सुना है, आई डिड नॉट थॉट, आई डिड नॉट वेंट, वो गलत है। आई डिड नॉट थिंक, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो आप लिख सकते हैं, लिखिए, कॉन्सेप्ट में लिखिए। कॉन्सेप्ट में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉन्सेप्ट में लिखिए 3। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट लिख के लिखिए। we generally write sentences, we generally write
sentences in three forms. In three forms. A, affirmative. Affirmative. इस affirmative को पॉजिटिव भी कहते हैं. मैं प्लस का साइन पॉजिटिव के लिए बनाता हूं, लिख भी सकता हूं. POSITIVE, पॉजिटिव. ये एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम भी लिख लीजिए. डेक्लेरेटिव. अफॉर्मेटिव, डेक्लेरेटिव और पॉजिटिव, ये तीनों एक ही चीज के नाम है. बी, नेगेटिव. और सी, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक. देख लिया? We generally write sentences in three forms: affirmative, negative, interrogative. इसके आगे लिखिए. When we make sentences, मैं इसीलिए हटा हुआ हूं क्योंकि आप लोग लिखे नहीं हो. फटाफट लिख लो वरना मैं मिटा दूंगा इसको. When we make या कंस्ट्रक्ट. हाँ बोलिए. When we, सर मिटा दो. मिटा दूं? ठीक है बेटा. When we make या कंस्ट्रक्ट, when we make / construct sentences under simple past. Simple past. Then we use did. Did को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए. We use did. As did is the second form of verb. Second form of verb does या do. Second form of verb does या do. और आपका रूल कहता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डज या डू, / लगा दीजिएगा. यहां तक लिख लिया सबने? जी सर. सर ये डज है ना, सिंगुलर के साथ होगा ना यूज? जी जी जी. डज हमेशा यहां लिख लीजिए एस करके ऐसे, और यहां डू के ऊपर पी करके सर्कल कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में याद रहे कि सिंगुलर के लिए यूज होगा और वो प्लूरल के लिए. यस, वेरी गुड. और है ना अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? एक तो पॉजिटिव और डेक्लेरेटिव. DECLARATIVE. डेक्लेरेटिव. ठीक है. अब हमारे को ये रूल समझना है सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए. तो इसके बाद की लाइन होगी when WHEN, when did को फिर वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए. when did is used
in a negative sentence, comma, it will take the first form of मेन वर्ब. मैं इसको और एक्सप्लेन करके लिखा दे रहा हूं. मेन वर्ब. इट विल, बेटा इसको ना इट विल टेक के बीच में ना ऑलवेज लगा दो, हमेशा. ALWAYS. When did is used in a negative sentence, जब भी did नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, यही पढ़ाया है. इट विल ऑलवेज, ALWAYS, always take the first form of main verb. ठीक है, मेन वर्ब, फुल स्टॉप. अब आपका रूल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया. अब उसके नीचे आप सिर्फ ये लिख लीजिए, नेगेटिव. ये नेगेटिव है, ठीक है ना, माइनस करके तो नेगेटिव. पहले इसको लिख लीजिए. When did is used in a negative sentence, it will always. जब did नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लेगा. हमेशा याद रखिएगा इस बात को. मैं ऊपर की बस ये वाला लाइन मिटा दे रहा हूं और रूल लिख लीजिए स्टार मार्क करके. सब्जेक्ट प्लस डिड, जैसे ही सब्जेक्ट प्लस डिड आ गया साथ में नॉट, तब जाकर नेगेटिव सेंटेंस, तब जाकर नेगेटिव सेंटेंस हुआ. तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप इस डिड नॉट को DIDN अपॉस्ट्रोफे T ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा. इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्ट्रैक्शन, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, बट ये है आपका रूल जो बनेगा. तो इस रूल में आप देखिए और ध्यान दीजिएगा, ये रूल सिंपल पास्ट का ही है. ये किसी और चीज को समझा नहीं रहा हूं मैं, टेंस को ही समझा रहा हूं. अभी सिंपल पास्ट का ही है. लेकिन अमूमन सिंपल पास्ट में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. लेकिन जब भी डिड का प्रयोग होगा नॉट के साथ, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के केस में हम डिड लगाएंगे और नॉट लगाएंगे. जैसे ही डिड नॉट लग गया, वर्ब का पहला फॉर्म. लेकिन इस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, जो कि मैंने आपको लिख के इससे पहले दिखाया, मैं फिर लिख दे रहा हूं. कमल डिड नॉट गो टू स्कूल. कमल स्कूल नहीं गया था. था पास्ट दिखाता है, डिड पास्ट दिखाता है. सो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. कमल डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप. कमल डिड नॉट गो टू स्कूल, जिसमें कमल हमारा सब्जेक्ट है जो ये है. डिड आ गया, डिड आ गया. नॉट, नॉट आ गया. तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया. ये हमारा वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है. और इसके बाद ऑब्जेक्ट. हमारा रूल पूरा हो गया. लिख लें तो बता दीजिएगा. अब किसी बच्चे को कोई तकलीफ सिंपल पास्ट को समझने में या सिंपल पास्ट में डिड वगैरह को समझने में, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आज के बाद आप लोग जब भी डिड का प्रयोग करें या किसी को करते देखें गलत वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ यूज करते, तो आप उन्हें भी माफी मांगते हुए सही कर दीजिएगा. किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने नॉलेज का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सही करना भी कर्तव्य है. तो प्यार से ही बता दीजिएगा कि ये ऐसे होगा. Sir,
हाँ, सर इंट्रो नेगेटिव नहीं होता है? क्या होता है? इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो होता है, इंटेरो हाँ, नेगेटिव। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही तो नेगेटिव होगा ना, इसी को आप बोल रही ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इज कॉल्ड इंटेरोनेगेटिव या इंटेरोनेगेटिव, इंटेरो राइट ना? अलग होगा और इंटेरोगेटिव अलग होगा। क्या होगा? इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का सेंटेंस बताइए। सर डिड कमल नॉट गो टू स्कूल? डिड कमल नॉट गो टू स्कूल। नॉट गो टू, यही लिखा, हाँ। यही लिखा। प्राची से यस नो। यस सर। यस, सो यहां क्या लगना चाहिए लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। देन question marks makes it interrogative and did plus not makes it negative, so अच्छा, that is why huh? सिंपल अगर ऐसे है तो डिड कमल गो टू स्कूल? So it is an affirmative sentence, but it is an affirmative interrogative sentence. तो सर ये 4 नहीं हो गए? जैसे इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरो नेगेटिव, क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा अफर्मेटिव में। Did कमल गो टू स्कूल। Kamal go to school, right? यस सर। So this is question mark, so it is purely interrogative. What else do you want to know? सर वो दोनों को अलग अलग है ना, मतलब ये पता करना था। हो गया, पता लग गया मैं, सर राइट? हम रिलेट करके क्यों नहीं बता सकते? सिर्फ और सिर्फ वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। सी, generally did is not used what until and unless somebody is very clear of parts of speech and figure of speeches both. figure of speeches को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलंकार, रस, आपने ये सब पढ़ा होगा, तो उसको उसकी बात कर रहे हैं। तो until and unless we use figure of speeches, we do not entertain these kind of sentences what you are asking me, right? We generally pursue with a very simple domain of sentences जब हम वो लिखते हैं तो। बट द मोमेंट वी एंटर, अंग्रेजी में दो है ना अभी जो पढ़ रहे हैं, दैट वी आर स्टडीइंग ओनली एंड ओनली प्रिसाइज रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉट फिगर ऑफ स्पीच। खैर ये क्लियर हो चुका है, मैं उसके बाद भी आपको समझा रहा हूं कि हम लोग जनरली ये ऐसे बात नहीं करते। डिड विड का नॉर्मली हम पास्ट टेंस में भी बात करते हैं तो लिख देते हैं कि हाँ ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट अटेंड, वगैरह वगैरह। सो माय पॉइंट इज कि इंग्लिश जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट वो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर ऑफ स्पीचेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है? तो जब हम फिगर ऑफ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं जोड़ जोड़कर बताऊंगा। हाँ जी बोलिए, अरे बोलो, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में तुम डिस्टर्ब मत करो, या तो बोलो क्या बोलना चाह रहे थे। कौन था ये समझदार जो मुझे बोलते हुए टोक गया? कभी भी बीच में मत टोकना। एक तो मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो भूल गया, अब वो तुम्हें तो बता नहीं रहा था मैं, जिस बच्ची का सवाल था उस बच्ची को समझा रहा था मैं। हाँ, ग्रामर जो आप पढ़ते हैं ना, खैर ये आपके कोर्स से बाहर की चीज है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर जो आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं या आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, घर जाकर वापस देखिएगा, तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ा है और उसके बाद आप जाते हैं किस पे? फिगर, FIGURE, फिगर ऑफ स्पीच। हम ग्रामर में दुनिया का कोई भी ग्रामर हो, एनी ग्रामर, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा का ग्रामर अगर आप पढ़ते हैं जो कि आप अभी आप पढ़ रहे हैं, तो यही है वो। पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जिसमें आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह सारा पढ़ा होगा। जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो पहले आपने संज्ञा वगैरह पढ़ा होगा, तब आप आए होंगे अलंकार पे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसने पहले अलंकार पढ़ा था और बाद में संज्ञा? कोई है तो हाथ खड़ा कर दे प्लीज, फिर मैं उसके जाके जिन्होंने पढ़ाया था उनके चरण स्पर्श कर लूंगा, फिर मैं भागा भागा आज ही रात में बस पकड़ के आऊंगा और उनके भी चरण स्पर्श कर लूंगा जिन्होंने पढ़ा है। कोई है? आई एम श्योर कोई नहीं होगा।
ठीक है. सो प्राची, वी आर एक्चुअली डीलिंग हियर, बट आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया है, सो ठीक है, आई एम हैप्पी दैट वे. ये क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं किस चीज पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अभी अब आपके लिए अब रास्ता धीरे धीरे आसान हो रहा है अगर आप समझते जा रहे हो और याद रख रहे हो तो. हमने इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूअस सुन के आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा अगर आपको याद हो तो. क्योंकि हम अपने रूल की शुरुआत जब भी हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ऊपर वाला सिंगुलर नीचे वाला प्लूरल. अब कॉन्टिन्यूअस को उठाकर देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा था, हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हमने वहां पे इज एम आर का प्रयोग किया था, यहां पे हम वॉज और वर का प्रयोग करेंगे. जी सर. वॉज और वर. अब उसमें मैंने प्रेजेंट में आई के साथ अलग से एम लिखवाया था, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होगा. अब आई जो है वो बहुत चंचल है, आई बहुत चंचल है, वो अपना पोजीशन बार बार बदलता है, तो यहां आई जो है वो वॉज के साथ लगेगा, तो इस कैटेगरी में आई को जोड़ना. यहां पे आई सिंगुलर फॉर्म में दिखेगा तो आई वर्ड ना लेकर वॉज लेगा, ठीक है. बाकी सब जो सिंगुलर है वो तो सिंगुलर है ही. आई का पोजीशन क्लियर कर दिया मैंने, वरना आप खुद ही पूछते कि सर पीछे तो एम में लगा था, अभी पता नहीं कहां चला गया. अब यहां देखिए, कभी कभार आई जो है वो प्लूरल में भी लगेगा, लेकिन ये कब लगेगा ये मैं जब एक्सेप्शन, जैसे अभी डिड का एक्सेप्शन वो किया तब बताऊंगा. अभी आप आई को सिर्फ वॉज के साथ लगाइए, मैंने सिर्फ बताने के लिए बता दिया, तो ये है रूल. अब इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस है, तो आप में से प्लीज माइक उठा के मुझे बता दे कि कॉन्टिन्यूअस होगा तो मेन वर्ब क्या होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. क्या बात है, वेरी गुड. अगर आप दिल्ली में होते तो मैं मिठाई खिलाता कसम से, मुझे बड़ी खुशी हुई. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अब हमारा गोल्डन रूल तैयार हो गया. सिंगुलर मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज, देन वी हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपसे आप कोई पूछ भी ले तो आप उसे बहुत क्लियरली बता सकेंगे कि सी दिस इज, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है, तो आप क्लियरली इस चीज को समझा पाएंगे. ठीक है. अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे. अभी मुझे कुछ नाम मिले हैं अच्छे अच्छे, तो मैं एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ. ठीक है ना. शाहिद, SHAHID. मेरे को अगर स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, नाम का स्पेलिंग गलत नहीं लिखना चाहता मैं. शाहिद, अब यहां सिंगुलर है, शाहिद सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो हम कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला वाज. तो आगे आंख बंद करके वॉज. अब वही स्टडी पे ही रहेंगे, अभी एक ही चीज के प्रयोग से पूरा टेंस क्लियर होगा, बाद में हम वर्ब के अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे. तो स्टडी, स्टडी का क्या लिखा था आपने, STUDYING, स्टडिंग. सो शाहिद वॉज स्टडिंग. ठीक है. क्या पढ़ रहा था, अंग्रेजी, इंग्लिश. ठीक है. अभी क्या है कि हम लोग बोर हो गए हैं कि सिर्फ इतना तक कंप्लीट करते करते, तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए. तो ये भी आप बता सकते हैं, जबकि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट है. क्या इसको और कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, क्या मतलब इसको और विस्तार कर सकते हैं. अभी शाहिद कहां पढ़ रहा होगा ये बता देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, हमने और इंफॉर्मेशन दिया अपने सेंटेंस में. ठीक है. तो शाहिद वॉज स्टडिंग इंग्लिश इन द क्लास. तो अगर मैं इन द क्लास लिख देता हूं, इन द क्लास, तो ये सेंटेंस मेरा और एक्सप्लेन हो गया. कोई दिक्कत इसमें, सेंटेंस तो गलत नहीं रहा. नहीं. ठीक है. तो अब नोट डाउन कर लीजिए,
और मैं 1 मिनट दे रहा हूं, प्लूरल से आप लोग अपना अपना एक सेंटेंस बनाए और मुझे फटाफट बताएं प्लूरल से क्या बनाया आपने। उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो साइड में रहना थोड़ा सा। नहीं, खुद से एग्जाम्पल लिखो। ये अब ये एग्जाम्पल लिखने के लिए रूल सबके सामने साइड में वही चीज कॉपी करनी है। अपना नाम लिख के लिखो, सब अपना नाम लिखिए। अगर रूल नहीं लिखा है तो लिख लो, सॉरी तब मेरी गलती है। लिख लेना तो बता देना भाई। लिख लिया सबने? कंप्लीटेड? ठीक है। प्लूरल में क्या लिखा आप लोगों ने? आसिफ अपना सेंटेंस बताएं प्लीज। प्लूरल का क्या लिखा? आसिफ वी वेयर आर स्टडिंग। नहीं, आसिफ वी वर, आसिफ नहीं, सिर्फ प्लूरल का बताएं, सिर्फ प्लूरल का, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। हाँ, वी से स्टार्ट था, सही बता रहे थे, बताइए। वी वेयर आर। वी वेयर आर, ये कौन सा रूल है भाई? ध्यान से रूल को देखो आसिफ। हमने कहीं आर लिखा है उसमें? पास्ट में अभी जो रूल पढ़ रहे हैं उसमें हमने कुछ और लिखा है? We were studying Hindi in the class. आसिफ की अचानक से आवाज कैसे बदल गई भाई? मतलब मैं बोर्ड पे देख रहा हूं तो आसिफ ने आवाज बदल ली। ये नया टैलेंट है आसिफ, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ये फीमेल आसिफ कौन है, क्या नाम है आपका? जिन्होंने, एक तो कानूर अपना, आपका जो कैमरा है ना उसमें मुझे सिर्फ कुर्सियां और ये बगल की खिड़की दिखती है, आप तो दिखते नहीं हो। तो या तो आप चाहते नहीं हो कि मैं आपको देखूं, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुर्सियां बहुत ही अच्छी हैं। नादिर शाह जो थ्रोन लेकर गया था वही है। नहीं, अभी भी नहीं ऐसा कुछ हुआ परिवर्तन, लेकिन हो जाएगा। हाँ, अब कुछ कुछ हुआ। वेरी नाइस, हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ आसिफ, हम वापस आते हैं। जिन्होंने भी बोला अभी सेंटेंस वो सही था। आसिफ आप प्लीज अपना सेंटेंस बताएं, प्लूरल वाला बोलिए। We were studying English in अरे the class. आसिफ, सिर्फ आसिफ और कोई नहीं बोलेगा अभी। बोलिए आसिफ, आप बताइए बेटा। वी वेयर वी वर, वेयर नहीं, वर। वर हाँ, स्टडिंग वेरी गुड। इंग्लिश इन द इंग्लिश इन द क्लास, वेरी गुड। फाइनली अब जाकर आसिफ ने बताया, इससे पहले तो पता नहीं। हाँ, फीमेल आसिफ कौन थी, अब बताइए। आपने भी यही लिखा है? एलबीएस में माइक पीछे दे दें, जरा बताने दे पीछे किसने क्या लिखा, लिखा भी कि नहीं। पीछे एक माइक होगा मेरे ख्याल से, कि एक ही घूम रहा है। सर जो है। माइक पीछे है प्लीज कोई भी अपना नाम बताएं। जैसे ही आप नाम बताएंगे पहले तो मैं लिख लूंगा वो नाम। जी सर। बताइए। जी सर। जी सर, नाम बताएं। आनंद मीणा। आनंद, ये बहुत प्यारा नाम है, आनंद। हाँ आनंद जी, प्लीज बताएं क्या लिखा आपने। सर यही बनाया। सब यही बनाया, वी वर स्टडिंग है।
अरे कोई तो दे लिख देता, कम से कम यही बदल देते। हाँ चलिए, सबका सही है जिन्होंने ये लिखा है, वेरी गुड। अब इसका डेफिनेशन लिखिए, इस रूल का डेफिनेशन लिखिए। इंग्लिश में लिखिए, दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस is used for past action. This tense is used for past action in progress. Continuous है तो progress में तो रहेगा ही, हो तो रहा ही है, ठीक है। In progress slash to express, EXPRESS, to express an action, to express an action that was going on that was going on at some point in past. ये अंग्रेजी में लिख लेंगे तो मैं हिंदी में लिखवा दूंगा। This tense is used for past action in progress या to express an action that was going on at some point in past. At some point in past. लिख लें तो बता दीजिएगा, मैं हिंदी में बता दूंगा। सर लिख लिया। बहुत बढ़िया, पीछे सबने लिख लिया। एलबीएस में देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं, अभी लिखने दीजिए उन्हें। अगर उन्होंने भी लिख लिया होगा तब लिखवा दूंगा। कानौर में सबने लिख लिया? अच्छा ठीक, लिखिए अब हिंदी में। भूतकाल में जारी, भूतकाल में जारी किसी क्रिया के लिए, किसी क्रिया के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है। यह पूर्ण विराम के बाद यह हमें यह भी बताता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी वक्त हो रहा होगा। हो रहा होगा मतलब हुआ होगा, हो रहा होगा नहीं, हुआ होगा। कोई कार्य भूतकाल में किसी वक्त हुआ होगा। अब हुआ होगा के नीचे लिखना हो रहा होगा, हो रहा था कर लो यार, बेहतर रहेगा, हो रहा था। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। मैंने आपसे टाइम एक्सप्रेशन पढ़ाया था, मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ाया था। टाइम एक्सप्रेशन मैंने आपको अभी बोला था, अभी क्लास की शुरुआत में ही, कि टाइम एक्सप्रेशन किसी भी काल के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है, किसी भी काल के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे वो भूत का हो, चाहे वो भविष्य का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, किसी के साथ भी। और मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के साथ लगता है। देखिए मेरे डेफिनेशन में ही आया है, पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट,
भूतकाल में किसी वक्त हो रहा था, भूतकाल में किसी वक्त हो रहा था, ये है इसकी डेफिनेशन। किसी को इसका डेफिनेशन में कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बहुत ही सिंपल है अगेन, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया है, हमारा सारा ध्यान परफेक्ट पे होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। और परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड विच फॉर्म, फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या लगेगा? पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? हेड। दोनों के साथ, सिंगुलर या प्लूरल के साथ वी यूज हैड। जी सर। ठीक है, वी यूज हैड। नाउ इफ हमें एग्जाम्पल देना हो तो हम लिख सकते हैं आनंद हैड स्टडीड। अब आपने V1, V2, V3 जो वर्ब के तीनों फॉर्म पढ़े थे, तो आपने देखा था स्टडीड दोनों फॉर्म में स्टडीड ही होता है, सेकंड और थर्ड। लेकिन पता कैसे चल जाएगा कि ये थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है? जब उसके आगे प्रेजेंट में हैज या हैव का प्रयोग हो जाए, पास्ट में हैड का प्रयोग हो जाए। तो जब ये साथ में आएगा तो आनंद हैड स्टडीड, क्या पढ़ा? अंग्रेजी। हैड स्टडीड इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पे दे हैड प्लेड, प्लेड खेले, टुगेदर साथ में। मजा नहीं आ रहा था यार, एक ही सेंटेंस लिखवा लिखवा के, तुम्हें का कुछ नया लिखवा देते हैं। दे हैड प्लेड टुगेदर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? ऐसे मत बोलो यार, कोई तो डाउट करो। लिख लिया सबने? जी सर। सर और हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो सेकंड वाले सेंटेंस में सर टुगेदर एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है जी जी बिल्कुल। सर, कैसे? और कुछ? प्ले टुगेदर सर टुगेदर तो साथ में खेल रहे हैं, तो सर वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता? सर डाउट है। क्या? सर टुगेदर को अपन एज एन ऑब्जेक्ट यूज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? माइक खोल के, माइक खोल के, मैं सुन पा रहा हूँ। अमूमन मैं सुना नहीं, लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल क्या है, कि टुगेदर मतलब आपस में खेल रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। है ना? नहीं, तब भी ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह तो कर नहीं रहा, वर्ब की तरह नहीं करेगा, तो बचा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। अभी क्या है कि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाऊंगा आगे, कि इसके बाद, वर्ब के बाद, या तो आपका जो शब्द है, वैसे तो ये ऑब्जेक्ट ही है नो डाउट, वो आपका सवाल जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपने खुद ही बना लिया है, क्योंकि आपने सोचा कि वो आपस में ही तो खेल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेगा या कॉम्प्लीमेंट की तरह। कॉम्प्लीमेंट का शब्द तो है नहीं, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट का अगर होता तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट मान लेते, तब मैं आपकी बात समझता कि चलो हर कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हर ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो वाली थ्योरी जो है अप्लाई होती।
ऐसा कुछ है नहीं इसमें. यस, इट इज एन ऑब्जेक्ट, 100% ऑब्जेक्ट, नॉट एन आउंस ऑफ डाउट. ठीक है. नाउ व्हाट, अभी मैं क्या बता रहा था यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज. वैसे आपका सवाल सही था. ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. दिस इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट. लेकिन मैं आपको इससे कुछ बता रहा था अभी. आपने प्रश्न अच्छा पूछा था जो मैंने पीछे छोड़ा था कुछ, और मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगा. दे हैड प्लेड टुगेदर, ऑब्जेक्ट, हाँ, इम्प्लाई. गुड, आपका सवाल से मुझे कुछ याद आ गया. ये लिख लिया सबने? जी सर. पक्का? हाँ. अभी क्या है, डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं जरा, थैंक यू, क्या आशीष थे ना? ये सवाल आशीष ने पूछा था ना? अरे बोल दो, थैंक यू ही बोलना है सिर्फ, और कुछ नहीं, सर. क्योंकि मेरे को याद आ गया जो मुझे बताना था. देखिए, मैंने आपको एक शब्द लिखवाया था, इम्प्लाई. अभी ध्यान से समझ लो, ये इम्प्लाई का शब्द का मतलब क्या है. ये अंग्रेजी में ना बहुत यूज होता है, और स्पेशली जब हम पढ़ते हैं. अभी तो फिर भी कम हो रहा है, जब आगे आप सेंटेंस बनाओगे ना तो ज्यादा यूज होगा. ठीक है ना. इम्प्लाई का मतलब होता है कि जब कोई होना नहीं हो वहां पे और हम उसे मान लेते हैं. ठीक है. अब कैसे मानेंगे? हमेशा मानना कंटेक्चुअल. मानना कंटेक्चुअल का मतलब है कि उस हद में, डोमेन हद में रह के मानना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं. बर्ड्स फ्लाई. अभी यहां पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी. मेरा सेंटेंस कंप्लीट है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा मीनिंग दे रहा है. बर्ड्स उड़ते हैं, बस दैट्स इट. ये या तो ये सेंटेंस मेरे को पूरा मीनिंग दे रहा है. और मैंने बताया कि जैसे ही मेरे को सेंटेंस पूरा मीनिंग देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, वो एक क्लॉज बन जाएगा. क्लॉज, एक सब्जेक्ट चाहिए क्लॉज होने के लिए, और पूरा मीनिंग देने के लिए एक वर्ब चाहिए. वो है, हो गया. अभी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो आप में से कोई भी ऐसा जवाब नहीं देगा कि आप में से किसी ने ये सोचा कि ये जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं ये मार्स पे कर रहे हैं या चांद पे कर रहे हैं. किसी ने ऐसा सोचा था? कोई भी ऐसा मनुष्य जो बैठा हो वहां पे, जो समाज से कुछ आगे निकल गया हो, जिसने सोचा कि धरती पे नहीं उड़ रहा होगा, किसी और ग्रह पे उड़ रहा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा. सबने सोचा होगा, मैं अमूमन ये मान सकता हूं, आसमान में. यही होता है. या ऊपर, तो ऊपर तो आसमान ही, आपके छत पे तो उड़ेगा नहीं, छत बोला तो बैठा होगा, या छत के ऊपर. तो इन द स्काई, ये मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं हुई. मैंने लिख दिया तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि स्काई मेरा यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये पूरा वाक्य है. दिस इज द होल सेंटेंस. लेकिन जब मैंने सिर्फ ये लिखा तो आपने मान लिया हद में रह के कि हाँ ये आसमान में ही उड़ता है. सेंटेंस तो एनी हाउ गलत नहीं है. तो जब आप मान लेते हैं अपना आगे का ऑब्जेक्टिव थिंग, तो उसे हम कहते हैं, उस मान लेने को क्या कहते हैं? इम्प्लाई. क्या कहते हैं? इम्प्लाई. ठीक है. लेकिन दायरे में रहना है. ऐसा नहीं सोच लेना है कि कहीं चांद पे हो गया या कोई. हर चीज का अपना दायरा होता है. ठीक है ना. अब वो खाना बना रही थी, तो आप ये नहीं समझेंगी हिमालय की चोटी पे बैठ के खाना बना रही है. थोड़ा सा अक्ल लगाना है. ठीक है. शाम के 7 बजे वह खाना बना रही थी, तो इतना है कि शाम में 7 बज गया है तो घर के आसपास या होटल में बना रही होगी. बहुत ज्यादा हुआ तो इतना ही अनुमान लगा सकते हैं. हाँ, ठीक है ना. अब अंड शंड नहीं बोलना है कि पानी के नीचे, रेत के नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं. तो हर सेंटेंस का अपना एक डोमेन होता है. दायरे को हम क्या कहते हैं?
डोमेन, ठीक है। सो ये इंप्लाई शब्द जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने इसको बताया क्यों, क्योंकि पहले छूट गया था, और मैंने यहां क्यों बताया, इस वजह से। अगर मेरा सेंटेंस सिर्फ ये होता कि दे प्लेड, तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं था। मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब हम यहां से मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं कि कुछ तो खेल रहा होगा। तो या तो कुछ खेल रहा है या कहीं खेल रहा है या दोनों। आप अपना ऑब्जेक्ट दोनों चुन सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां से सेंटेंस कुछ भी बना सकता था, दे प्लेड। अगर मैं यहां फुटबॉल लिख देता तो फुटबॉल कुछ की कैटेगरी में आ रहा है कि कुछ खेल रहा है, दे प्लेड फुटबॉल। अगर मैंने लिखा दे प्लेड इन द क्लास, अब क्लास कहां खेल रहा है, मतलब कुछ खेल रहा है या कहां खेल रहा है, ठीक है ना। कुछ मतलब क्या खेल रहा है, वो वाला पोर्शन है। अब किसके साथ में खेल रहा है, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो किसके साथ में खेल रहा है मैंने यहां लिखा, वो था टुगेदर, कि दे प्लेड। अब मैं सेंटेंस ऐसे भी बना सकता था, दे प्लेड फुटबॉल टुगेदर, ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल टुगेदर। तो इसमें मैंने क्या का भी जवाब दिया। तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट होता फुटबॉल, दूसरा ऑब्जेक्ट होता टुगेदर। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, क्लास में इसी को लेकर खत्म करूंगा, ठीक है ना। 2 मिनट का समय दीजिए। यहां इस इंप्लाई शब्द में किसी को कोई तकलीफ, अभी सबको समझ में आ गया यस सर। सबका। अभी क्या होता है कि किसी के एक सवाल पूछने से कितना फायदा होता है, देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग सवाल पूछा कीजिए। उन्होंने पूछा और उसकी वजह से आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई और एक और मिल रही है। एक वाक्य, जो एक सेंटेंस हम बनाते हैं नॉर्मली, कोई भी वाक्य में, राम गेव अ गिफ्ट, राम ने एक गिफ्ट दिया। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि राम गेव मी अ गिफ्ट, तो मेरे पास अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट था ही, अभी ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो अभी तक जितने सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, उन सभी सेंटेंस में आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में लिखवा रहा था। अब आपने नया ये सीखा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, ये 2 ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो इनमें से एक ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, देयर आर 2 टाइप्स। जब 2 ऑब्जेक्ट है तो हर चीज वजह के साथ है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, अंग्रेजी में बहुत अच्छा एक चीज लिखा हुआ रहता है। अगर मुझे नहीं आएगा, मतलब ऐसा होता है, आप कल को मान मत लेना कि तब ऐसे ही कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ये इससे यही होता है। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं उनको ये कह सकता था कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, और फिर अपना काम पूरा हो जाता। ऐसा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे आपने बचपन से सुना होगा, सूर्य उदय पूरब से होता है। तो वो जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन यहां इसकी वजह है, जो आशीष ने अगर सवाल किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहां उसकी वजह है क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। तो अभी तक जो वाक्य आप बना रहे थे सेंटेंसेस, वो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे थे। अब आप 2 ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हो। अब 2 ऑब्जेक्ट होगा तो उनका नाम होगा, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो आपका सीधा सवाल मेरे ऊपर अब यह आना चाहिए कि सर इनमें से कौन सा डायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट। ये है आपका इनडायरेक्ट।
ये है आपका इनडायरेक्ट। कभी भी जीवित प्राणी का प्रयोग डायरेक्ट, और दूसरा वस्तु, व्यक्ति का प्रयोग डायरेक्ट, वस्तु का प्रयोग इनडायरेक्ट। लिख लो चाहो तो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग। राइट इट डाउन। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब वस्तु, ठीक है ना। लिख लो। उसके बाद फटाफट ये सेंटेंस उतार लिया सबने, ये लिख लिया कानोर में। मैं जान रहा हूं तुम लोग थक गए हो, एक दिन में इतना सारा ज्ञान नहीं हो पाता है, बट राधे राधे 2 बार बोला था तो उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि ज्ञान थोड़ा ज्यादा मिलेगा, है ना। और एक बार तो नहीं बोल सकते राधे, ऑब्वियसली एक बार राधे बोलोगे तो सलमान खान आ जाएगा, क्योंकि राधे तो वही था। लिख लिया सबने। अब आपका दूसरा सवाल होगा इसके बाद कि सर क्या किसी वाक्य में, अभी जो आपने वाक्य लिखा इसमें आपने लिखा इनडायरेक्ट पहले आ गया, डायरेक्ट बाद में आया, तो क्या कभी ऐसा वाक्य बनेगा जिसमें डायरेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट बाद में आएगा? तो ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, हैव फन।